राधा राधा। देन है historical grievance and movement. So several regions have had long standing movement or autonomy arrangement. Example Bodoland, Telangana that evolved into full-fledged statehold demand. तो इनका बहुत पहले से ही जो है ये डिमांड चली आ रही है, मतलब उनको ऑटोनॉमी के लिए मांग बहुत पहले से मांग रही है। ठीक है, अब पहले तो ऑटोनॉमी मांग रही थी, फिर वो इवॉल्व हो गया स्टेट फुल फ्लेज्ड स्टेट डिमांड में। देन है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, 6 पॉइंट है। तो माइनॉरिटी एथनिक जो है groups often feel dominated by politically powerful majority groups within states. They seek separate statehood for political self-determination. तो माइनॉरिटी को लगता है कि जो मेजॉरिटी हैं, पावरफुल मेजॉरिटी हैं, वो इनको क्या बोलते हैं, डोमिनेट कर रही हैं। तो फिर ये मांगते हैं कि भाई हमको डिटर्मिनेशन करना है, पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन करना है। देन 7th है स्ट्रैटेजिक और security consideration. So in some tribal or border regions, security concern or the need for responsive local governance add weight to statehood demands. Example क्या ये Tripura land in Tripura and past demands in Ladakh. बॉर्डर रीजन्स में या फिर ट्राइबल में जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से या फिर जो है लोकल गवर्नेंस की नीड की वजह से ये लोग जो है स्टेट की डिमांड करते हैं। देन है चैलेंजेस एंड कंसर्न एसोसिएटेड विद स्टेट होल्ड डिमांड्स। तो अगर स्टेट बना देंगे तो क्या चैलेंज आएंगे, ये देखते हैं। तो पहला है पॉलिटिकल अपोजिशन प्री पेरेंट स्टेट। तो पहले कि एग्जिस्टिंग स्टेट जो है ऑफन अपोज बाइफिकेशन फेयरिंग, मतलब जो पेरेंट स्टेट है वही मना कर देते हैं। फेयरिंग बेसिकली लॉस ऑफ रेवेन्यू, आंध्र प्रदेश पोस्ट तेलंगाना, तो बेसिकली कि उनको पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि डिमिनिश्ड पॉलिटिकल क्लाउड इन पार्लियामेंट। तो क्या बोलते हैं, उनका पॉलिटिकल जो धौंस है वो कम हो जाएगी। देन है वीकेंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस जो है वो कम हो जाएगा। देन है रिस्क ऑफ अ डोमिनो इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट है। तो अप्रूविंग वन डिमांड में ट्रिगर सिमिलर मूवमेंट इन अदर रीजन्स लीडिंग टू अ प्रोलिफरेशन ऑफ डिमांड्स। तो एक में हाँ कर दिया तो सभी बोलेंगे हमको अलग का होना है। तो वो 20 रीजन्स इंडिया हैव मेड जो स्टेट ऑफ डिमांड्स एट वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे करके हर कोई आगे आ जाएगा कि हमको भी अलग होना है, अलग होना है, ऐसे करके। देन है थर्ड है इकोनॉमिक विएबिलिटी एंड फिजिकल बर्डन। तो न्यू स्टेट जो है में लैक द इकोनॉमिक बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी टू सस्टेन देमसेल्फ। तो जो नए स्टेट बनेंगे उनके पास में इकोनॉमिक बेस नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, तभी तो वो अंडर डेवलप्ड है। और रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी जो है मोस्टली नहीं होती है। ठीक है, सम डिमांड जो है इमर्ज फ्रॉम इमोशनल ड्रिवन मूवमेंट रादर देन रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ विएबिलिटी। तो कुछ इमोशन में बह के फिर डिमांड करने लगते हैं और रियलिटी को देखते नहीं है। एग्जाम्पल जो है कुर्ग और तुलु जो है नाडू may struggle to function independently due to small size and limited resources. कूर्ग और तमिलनाडु क्या इनके पास में एक तो रिसोर्सेस लिमिटेड है और क्या बोलते हैं स्मॉल साइज है इनका, तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या होगा अगर स्टेट को बनाते हैं। तो रीड्राइंग बाउंड्री अलग दोबारा से बनेंगी। रीलोकेटिंग एसेट लाइबिलिटी एंड सिविल सर्विसेज। तो जो एसेट है भाई स्टेट के ने इतना पैसा दे रखा है, स्टेट की इतना लोन है, और जो सिविल सर्विस है वो भी रिलोकेट करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे। देन है सेटिंग अप कैपिटल, हाई कोर्ट, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो ये सारा सेट करना पड़ेगा दोबारा से। तो डीज टास्क आर ऑफन जो टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड पॉलिटिकली कंटेंशियस। तो बहुत टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव हो जाएंगे ये। एग्जाम्पल जो इवन ईयर्स आफ्टर तेलंगाना क्रिएशन डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट परसिस्ट। तो पहले भी वाटर शेयरिंग के पंगे होते थे, एम्प्लॉयमेंट पे होते थे, फिर अभी भी वही हो रहे हैं तेलंगाना में। फिफ्थ पॉइंट है नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन कंसर्न। तो क्या एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन में लीड टू वीकेंड जो है नेशनल कोहेजन, स्पेशली इफ ड्रिवन बाय एथनिक और लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। अगर
एथनिसिटी या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा जो है नेशनल कोहेजन कम हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ रिस्क दैट पैरोकियल जो आइडेंटिटी में ओवरशैडो द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो जो पर्टिकुलर रीजन की जो है वो आइडेंटिटी जो है वो ज़्यादा मायने करेगी दैन इंडियन सिटीजनशिप। को बोला अगर मैं तेलंगानी हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं बोडो हूँ, rather than मैं इंडियन हूँ। एग्जाम्पल, जो डिमांड इन द नॉर्थ ईस्ट हैव समटाइम्स बीन लिंक्ड विद सेसेशनिस्ट टेंडेंसी और आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस। तो वो डिमांड करते तो वो अलग ही होना चाहते पूरी तरीके से, या फिर जो आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस करते उसके पीछे उसकी वजह से ही लोग डिमांड करते हैं। देन है नेक्स्ट सिक्योरिटी। कहाँ गया इसके साथ भी क्या मेरे को सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। तो बेसिकली स्टेटहुड जो है डिमांड इन इंश्योरेंस प्रोन और एथनिक सेंसिटिव रीजन्स, एग्जाम्पल बोडोलैंड, त्रिपुरा लैंड, कैन exacerbate tension and lead to unrest। जहाँ पे इंसर्जेंसी होती है या फिर एथनिकली सेंसिटिव रीजन है, अगर वहाँ पे कर दे तो क्या हो जाएगा कि अनरेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि हर कोई बोलेगा मेरे को अलग होना है, अलग होना है। तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी डिसरप्टेड ड्यूरिंग ट्रांजिशनल फेज। तो जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते हैं वो जो है वो खराब हो सकती है। Then 7 point is disruption of federal balance। तो क्या है, a large number of small state may create governance and coordination issue in federal institution, example GST, काउंसिल, राज्यसभा। तो बहुत सारे स्टेट बन जाएंगे, छोटे छोटे बन जाएंगे, तो उसमें क्या है कि गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन इशू आ जाएगा कि भाई गवर्नेंस कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। ये जो बेसिकली फेडरल इंस्टीट्यूट है ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन की। देन है रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बिकम स्क्यूड, impacting सेंटर स्टेट रिलेशन एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा, तो इससे ये सेंटर स्टेट रिलेशन और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको इम्पैक्ट होगा। दैन जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ पार्लियामेंट टू ऑल्टर जो स्टेट बाउंड्री विदाउट रिक्वायरिंग स्टेट कंसेंट, आर्टिकल 3 बोल रहा है, विच रेजेस इशू ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी इन फेडरल स्पिरिट। तो इसमें क्या है कि अगर ऐसा करते हैं ना, तो जो जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है कि भी है, स्टेट है तो है, और जो फेडरल स्पिरिट है वो जो है कम हो जाएगी। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो उसके पास में पावर है कि वो कर सकता है, स्टेट बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है ना। तो जो फेडरल स्पिरिट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो यूनिटरी हो जाएगा ना, फिर पार्लियामेंट के पास में ही पावर है सारी की सारी। द लैक ऑफ परमानेंट स्टेट reorganization commission makes the process politically driven rather than institutionally guided। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये परमानेंट नहीं है, तो ये परमानेंट नहीं है, तो इससे क्या होता है कि एक कमीशन गाइड करे कि हाँ भाई वो पूरा देख, मतलब एग्जामिन करे ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। अगर ये नहीं है तो बेसिकली वो पॉलिटिकली ड्रिवन हो जाएगा rather than इंस्टीट्यूशनली गाइडेड। किसी इंस्टीट्यूशन ने गाइड करा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन रहेगा। तो लगेगा कि पॉलिटिक्स, कुछ नेताओं ने बोला हम अपना अलग स्टेट बना लेते, तो पॉलिटिकली ड्रिवन हो जाएगा। देन वे फॉरवर्ड क्या होगा इसमें कि बैलेंस जो असेसमेंट एंड बैलेंस असेसमेंट ऑफ डिमांड्स। तो evaluate each demand based on administrative efficiency। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है कि नहीं है उसके हिसाब से, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक विएबिलिटी, इन तीनों चीज़ों को देखना है। एग्जाम्पल, तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में वो सपोर्टेड ड्यू टू सस्टेन मास मोबिलाइजेशन, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस एंड परसीव डेवलपमेंटल नेग्लेक्ट। तो तेलंगाना जो बना था वो किस बेसिस पे बना था कि भाई सस्टेन्ड मास मोबिलाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा मास मोबिलाइजेशन था। देन है कल्चरली वो अलग डिस्टिंक्ट है आंध्र प्रदेश से। देन है
बहुत ही परसीव जो डेवलपमेंटल नेग्लेक्ट्स, बहुत ही नेग्लेक्ट करा डेवलपमेंट को। देन ए कॉन्ट्रास्ट किया इसमें, विदर्भा है सिमिलर इकोनॉमिक ग्रीवियंस बट लैक मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मेकिंग द केस लेस अर्जेंट। तो क्या है कि विदर्भा में भी सेम, विदर्भ में भी सेम इकोनॉमिक ग्रीवियंस है, बट वहाँ के क्या है, मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इतना नहीं है। कुछ लोग ही बोलते हैं, सारे के सारे इतने नहीं बैठ जाते धरने पे कि भाई हमको अलग स्टेट चाहिए। तो फिर लगता है कि भाई सब नहीं बोल रहे तो अर्जेंट नहीं होगा। देन है सेकेंड है स्ट्रेंथन ऑटोनॉमी विद इन जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। तो यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स लाइक द 6th शेड्यूल, आर्टिकल 371 प्रोविजन एंड ऑटोनमस काउंसिल। तो इनको यूज़ करना चाहिए, 6th शेड्यूल 371 ऑटोनमस काउंसिल को यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अंडर द 2020 बोडो अकॉर्ड ग्रांटेड ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस विदाउट फुल शेड्यूल। तो अकॉर्ड हुआ था 2020 बोडो अकॉर्ड, तो उसके अंदर उसको ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं सेल्फ गवर्नेंस दे दिया, ठीक है। तो फिर स्टेट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। देन फोर्थ है स्टैब्लिश अ परमानेंट जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, कि भाई सेटअप नेशनल कमीशन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन टू असेस डिमांड ऑब्जेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली। तो बेसिकली परमानेंटली बना दो इसको, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट ने डिमांड करा तो तभी बनाओगे फिर बंद कर दोगे, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल जो इंडिया का लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट ऑर्गेनाइजेशन वाज 1956। मॉडर्न रिव्यू इज overdue given the rise of new regional aspirations. एग्जाम्पल हरित प्रदेश सौराष्ट्र कूर्ग। तो क्या है कि भाई लास्ट जो 1956 में बना था, अभी मॉडर्न जो नीड्स के बेसिस पे रिव्यू कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब तीन एग्जाम्पल है, हरित प्रदेश सौराष्ट्र कूर्ग। देन सेफगार्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड फेडरल बैलेंस। तो क्या है, अवॉइड जो है रीड्रॉइंग बाउंड्रीज विदाउट बॉर्डर पॉलिटिकल एंड ब्रॉड पॉलिटिकल एंड इंटरस्टेट कंसेंसस। तो भाई बहुत बहुत सारी स्टेट से पूछो भाई, ब्रॉड पॉलिटिकल और इंटरस्टेट कंसेंसस करो, उसके बाद में नया स्टेट बनाओ। एग्जाम्पल द नागालिंगम डिमांड फेसेस शिफ्ट स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम मणिपुर असम एंड अरुणाचल प्रदेश हु फियर टेरिटोरियल फ्रेगमेंटेशन। तो बोल रहे नागालिंगम जो बनेगा, नागलिम बनेगा जो वो मणिपुर असम अरुणाचल प्रदेश मना करेगी मत बनाओ इसको, क्योंकि उनका जो टेरिटरी जाएगी। देन फिफ्थ पॉइंट है प्रमोट जो रीजनल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या है इसमें, एड्रेस कोर इशूज़ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, पुअर गवर्नेंस है, दैट फ्यूल द स्टेटहुड मूवमेंट। तो ये जो इशूज़ है इनको एड्रेस करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, गवर्नेंस, इन सब चीज़ों को। एग्जाम्पल स्पेशल पैकेज टू बुंदेलखंड एंड मराठवाड़ा कैन एड्रेस एन अंडर डेवलपमेंट विदाउट बाइफिकेशन। तो बेसिकली उनके लिए स्पेशल पैकेज लेके आ जाओ जो भी अंडर डेवलप्ड है ना उनके लिए। देन सिक्स्थ है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी। तो इंश्योर एनी न्यू स्टेट इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 3 विद ड्यू कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिबेट इन पार्लियामेंट। तो कोई भी नया अगर आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी बनता है ना, तो जो भी स्टेट से कंसर्न करे और उसके बाद में कि डिबेट हो पार्लियामेंट में तभी बनाए। एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ तेलंगाना followed the constitutional procedure but also drew criticism for limited debate and hasty execution, highlighting the need for better guideline। तो तेलंगाना पे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉलो किया था, मतलब उससे पूछा होगा स्टेट से, पर डिबेट कम हुई, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया, ज़्यादा सोचा नहीं इसके ऊपर। देन कंक्लूजन में क्या है कि स्टेटहुड डिमांड्स आर नॉट merely कॉल फॉर new boundaries, they are expression of identity, equity and governance. India's challenge lies in turning these demands from fault line into frontier of cooperative federalism। राधा फिर है नेक्स्ट टॉपिक है द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया। तो द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया is the engine room of governance,
powering policy into action within the bound of constitutional accountability. It blends ceremonial authority with real political power anchored in democratic legitimacy. तो इसको रट लेने का है ये जो है The Indian executive comprises two broad component. इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक रियल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल में क्या है कि प्रेसिडेंट सेंटर पे, गवर्नर स्टेट पे, वो एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन रियल एग्जीक्यूटिव में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु विल्ड एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर। तो रियल तो ये है एक्चुअल, और वो नॉमिनल वो है। The system ensures a blend of ceremonial authority and practical accountability, aligned with principle of constitutional supremacy and democratic responsibility. तो इसमें क्या है, ceremonial authority है, present हो गया, practical accountability है PM की, ठीक है, aligning with principle of constitutional supremacy, और इसमें क्या है, constitution supreme है, and democratic responsibility। लोगों को आज से जवाब देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, ऐसी तो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। यानी बेसिक आइडिया तो एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, डे टू डे गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, ये स्टेट का ऑर्गन है जो कि जो है लॉ है उनको इम्प्लीमेंट करता है, गवर्नेंस को, डे टू डे जो चल रहा है रोज़मर्रा की चीज़ें उनको, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, ठीक है। देन है द पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक India's the executive is politically accountable to the legislature and derive its legitimacy from the majority in the elected house. तो इंडिया में क्या है कि ये लोग जो है लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होते हैं, पॉलिटिकली अकाउंटेबल रहते हैं, और ये बेसिकली लेजिटिमेसी किससे लेते हैं, दे ड्राइव द लेजिटिमेसी फ्रॉम द मेजॉरिटी इन द इलेक्टेड हाउस। तो इलेक्टेड हाउस में जो है, जो मेजॉरिटी है इलेक्टेड हाउस में, अगर इनको मेजॉरिटी मिलती है तभी ये लोग बनेंगे, अदरवाइज लेजिटिमेट नहीं माने जाएंगे ये, है ना। रादर तो इसमें है कि नीड क्या है एग्जीक्यूटिव्स की। तो पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो लेजिस्लेचर जो है मेक लॉ बट द एग्जीक्यूटिव इंश्योर दैट दे आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट ऑल लेवल। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं और उनको जो है एग्जीक्यूट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, इम्प्लीमेंट जो एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करके वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन है सेकेंड है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। तो एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड डे टू डे गवर्नेंस इवन व्हेन लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन, इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी। तो जब लेजिस्लेचर नहीं बैठते फिर भी एग्जीक्यूटिव काम करते रहते हैं, गवर्नेंस करते रहते हैं, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी बनी रहती है। देन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो वाइल पार्लियामेंट जो है debates law, the executive formulates and execute policies in areas like health, education, defense and economy. तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है पॉलिसी बनाना और उनको एग्जीक्यूट करना। तो वो जो बनाई है ना उस पर फिर वो पार्लियामेंट डिबेट कर देगा, फिर वो जब वो पास हो जाती है इसके बाद उसको एग्जीक्यूट ही लोग करते हैं। देन क्राइसिस इन इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो द एग्जीक्यूटिव टेक्स swift decision during emergency, natural disaster, war, pandemic, when legislative process may be too slow. तो जैसे कोई बाढ़ आ गई तो पार्लियामेंट तो बैठेगा नहीं उस पर पूरा का पूरा। अब उसमें क्या है कि PM ने हो गया, प्रेसिडेंट ने हो गया, ये लोग जो हैं फिर इमीडिएट एक्शन लेंगे क्राइसिस में, है ना। लिंक बिटवीन citizens and government. The executive acts as the visible face of the government, directly interacting with citizens through public service, law enforcement and welfare delivery. तो गवर्नमेंट है क्या, कैसे पता चलता है। जो MP जो होते हैं उसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है कि हाँ भाई ये हमारा निर्मला सीतारमन फाइनेंस की है, रोड का ये है वो है। तो ये फेस होते हैं, चेहरे होते हैं गवर्नमेंट के कि ये लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, और ये लोग सिटीज़न के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक सर्विस, लॉ इन्फोर्समेंट और वेलफेयर डिलीवरी के साथ में। देन सिक्स्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन। तो
क्या है कि इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल, इंटर स्टेट एंड सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड गवर्नेंस तो ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करके रखते हैं ये लोग। जैसे मान लो पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हो गई, तो वो इंश्योर करेगा सारी मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करे। इंटर स्टेट वो इंश्योर करेंगे हर एक स्टेट आपस में बात करे, सेंटर स्टेट में भी अच्छे से चीज़ें चले। देन है बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव्स। क्या है इसमें, ये पार्लियामेंट्री नेचर। तो इंडिया फॉलो द वेस्टमिनिस्टर मॉडल, follow the Westminster model. The executive is drawn from and accountable to the legislature. तो इसमें क्या है, जो लेजिस्लेचर एमपीज चुन के आते हैं उसी में से ही फिर कुछ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम बन जाते हैं, और वो उन्हीं को ही अकाउंटेबल होते हैं। मतलब उनकी जो वोटिंग है, डिबेट होते हैं, उनको आंसर देना होता है, और फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके फिर वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाते हैं उनसे, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द इलेक्टेड हाउस, पूरे हाउस को वो है एट द सेंटर। तो ये सेंटर पे आर्टिकल 75(3) में, स्टेट में 164(2) में इलेक्टेड हाउस। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर उनकी किसी के नो कॉन्फिडेंस मोशन या कुछ ऐसा मोशन पास कर दिया तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, या फिर उसको हटा देंगे और नहीं बनाएंगे। तो एक एक काम खराब करने से सभी पे पंगे हो जाते हैं, तो इसलिए कलेक्टिविटी रहती है। देन कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड, द एग्जीक्यूटिव फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो एग्जीक्यूटिव के कोई भी काम पे जुडिशरी जो है, जुडिशियल रिव्यू मतलब डाउट कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है, ऐसे आपने क्यों करा, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के अंदर, मर्यादा के अंदर काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। देन ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, तो एग्जीक्यूटिव इंक्लूड द परमानेंट सिविल सर्विसेज विच असिस्ट मिनिस्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है एग्जीक्यूटिव्स में। तो जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो ये जो है परमानेंट सिविल सर्विस भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और ये मिनिस्टर को एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में जो है ये हेल्प करते हैं। यानी फेडरल सेटअप, तो एग्जीक्यूटिव जो है एग्जिस्ट एट 2 लेवल, एक तो यूनियन फिर स्टेट में, विद अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर। तो एग्जीक्यूटिव 2 पे है, एक तो यूनियन पे, एक स्टेट में होएगा, यूनियन के दूसरे स्टेट में। डिवीजन ऑफ पावर इनका एकदम क्लियर होता है ना। कंपोनेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इंडियन एग्जीक्यूटिव, तो द मेन कंपोनेंट जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव आर बेसिकली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये यूनियन के हैं। तो इसमें प्रेजेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ये स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इन दोनों का, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट और यूनियन एग्जीक्यूटिव का। देन वाइस प्रेसिडेंट, तो सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है ये, एक्ट एज प्रेसिडेंट इन देयर एब्सेंस एंड इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये सब है। सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में काम करता है, उसके बाद में राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। देन प्राइम मिनिस्टर, तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड्स क्लियर एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये गवर्नमेंट का हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है ये ही होल्ड करता है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दिस बॉडी एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जो है प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं कि प्रेसिडेंट जो भी एग्जीक्यूटिव काम करता है उसमें उसकी इनकी एड एंड एडवाइस से के बेसिस पे करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, इंक्लूडेड सम डिस्क्रिप्शन एज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव।
तो गवर्नमेंट को जो लीगल एडवाइस देता है ये, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल, ठीक है। फिर अब प्रेसिडेंट का देखते हैं। प्रेसिडेंट तो क्या है, दो द प्रेजेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव acts on the advice of the Council of Ministers. As per Article 74, the office plays a vital role in upholding the constitution and democratic functioning. इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है। ये आर्टिकल 74 में बोला है ऐसा, ठीक है। देन इंडियन प्रेसिडेंट वर्सेस यूएस प्रेसिडेंट, तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इंडियन प्रेसिडेंट में क्या होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। देन यूएस में क्या है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है इसमें। जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर है, यहाँ पे क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। देन पोजीशन क्या है, तो इंडिया में क्या है कि नॉमिनल सेरेमोनियल हेड होता है, ये डीजर एग्जीक्यूटिव होता है। यूएस में क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ये डीजर एंड डिफैक्टो दोनों ही होता है ये। इलेक्शन प्रोसेस, तो इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें एमपी और एमएलए होते हैं। यूएस में क्या है कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज बेस्ड ऑन पॉपुलर वोट। देन टेन्योर तो इंडिया में 5 साल होता है और इलेक्शन एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। देन यूएस में 4 साल होता है और मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए होता है ये। देन एग्जीक्यूटिव पावर, तो इसमें क्या है, इंडिया में एक्सरसाइज पावर ऑन एडेड एडवाइजर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उस पर करता है। देन यूएस में क्या होता है कि ये एक्सरसाइज करता है पावर इंडिपेंडेंटली एज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। देन है हेड ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में क्या है प्राइम मिनिस्टर जो है रियल हेड होता है गवर्नमेंट का। यूएस में क्या है, यूएस प्रेसिडेंट जो है बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। देन लेजिस्लेटिव रोल क्या है, इंडिया में क्या है समन्स पार्लियामेंट, गिव्स एसेंट, कैन रिटर्न बिल्स वंस। ये सब लेजिस्लेटिव लॉ वाले लेजिस्लेटिव काम है इसके। तो यूएस में क्या है कि कैन वीटो बिल्स, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। देन है ऑर्डिनेंस या फिर वीटो पावर, तो इंडिया में क्या है कि कैन जो इशू ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 में सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो है इसके पास में। यूएस में क्या है, हैज़ एब्सोल्यूट वीटो एंड पॉकेट वीटो दोनों है इसमें, सस्पेंसिव नहीं है इसके पास में। देन है एब्सोल्यूट में हो गया कि एक बार वापस भेज दिया तो दोबारा प्रेसिडेंट ने कोई लॉ को किसी उसको वापस रिटर्न किया कंसिडरेशन के लिए, तो वो ख़त्म है। इंडिया में क्या, अगर उसको दोबारा मेजॉरिटी से पास कराना तो उसको देना ही देना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा। देन इमरजेंसी पावर, तो इंडिया में क्या है, कैन प्रोक्लेम जो इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356, 360। यूएस में क्या है जी, डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी विद कांग्रेशनल अप्रूवल, कांग्रेस की अप्रूवल से ये जो है डिक्लेयर करेगा। देन है इम्पीचमेंट, इंडिया में क्या है, ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 61 में दे रखा है। यूएस में क्या, ऑन ग्राउंड ऑफ ट्रीजन, ब्राइबरी या फिर हाई क्राइम एंड मिसडिमेनर, इसमें करेगा। अच्छा, देन है अकाउंटेबिलिटी, तो इंडिया में क्या है कि नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल, एक्ट्स ऑन एडवाइस पे काम करता है ये। यूएस में क्या है कि ये डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है, चेक्स बाय कांग्रेस एंड जुडिशरी। देन डिस्क्रिशनरी पावर, तो इंडिया में क्या है कि लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर होती है इसमें, एग्जांपल हंग पार्लियामेंट। देन यूएस में क्या है कि ब्रॉड जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, अपॉइंट्स ऑफिशियल जजेस,
ये ऑफिशियल जजेस को अपॉइंट करता है। देन है कैबिनेट फॉर्मेशन, तो इंडिया में क्या है कि प्रेसिडेंट जो मस्ट अपॉइंट पीएम विद मेजॉरिटी सपोर्ट, तो उसी को ही पीएम अपॉइंट करता है जिसके पास में मेजॉरिटी सपोर्ट है। यूएस में क्या होता है कि यूएस प्रेसिडेंट चूज कैबिनेट नॉट फ्रॉम लेजिस्लेचर, अच्छा वो कैबिनेट लेजिस्लेचर नहीं बाहर से बनाता है वो, ठीक है। देन है पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है। लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं पहले, आर्टिकल 79 से 123 में दे रखा है ये। तो इसमें है कि ये क्या करेगा, समन करेगा, प्रोरोग करेगा, डिसॉल्व करेगा पार्लियामेंट को ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 85 में दे रखा है। एड्रेस बोथ द हाउस एट स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन, आर्टिकल 87 में। देन गिव्स withhold if returns assent to the bill, may also exercise a pocket veto, आर्टिकल 111 में दे रखा है ये 111। Then promulgate ordinance when parliament not in session, 123 में दे रखा है। Release की report before parliament including budget, CAG, finance commission, UPSC, others report। Then nominate member to Rajya Sabha for special contribution, Anglo Indian provision जो है now repealed, आर्टिकल 80 में। देन रिकमेंड्स मनी बिल एंड प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 110। देन लेजिस्लेटिव रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, द पार्लियामेंट कैन legislate on state list subject। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर। The president may authorize the expenditure from the consolidated fund of India when budget is not yet passed, आर्टिकल 116। जब बजट पास नहीं होता है तो कोई भी अगर एक्सपेंडिचर करना है तो प्रेजेंट जो है ऑथराइज, और प्रेजेंट की ऑथराइजेशन चाहिए तभी कर सकता है, तो फिर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ऑथराइज कर देगा कि हाँ मैं खर्च कर लो। देन फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेजेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 112 से 117, देन 265, देन 280। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन फाइनेंशियल मैटर्स, तो इसमें क्या है, दो द प्रेजेंट डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर फाइनेंस, ऑल फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ द यूनियन मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन हिज नेम, ट्रांजैक्टेड इन हिज नेम। इसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है फाइनेंस के ऊपर, पर जितना भी फाइनेंशियल काम है वो पे उसका ही सिग्नेचर नाम लगेगा। देयर रोल इंक्लूड्स रिकमेंडेशन, अप्रूवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट। अगर रिकमेंड करना, अप्रूवल करना, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट कर देना है कि फाइनेंशियल पावर्स, तो क्या प्रेजेंट द यूनियन बजट बिफोर पार्लियामेंट, ये है आर्टिकल 112। देन है रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, आर्टिकल 110 एंड 117। फिर अप्रूव जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट इन लोकसभा। देन assess the contingency fund for urgent unforeseen expenditure, article 267। then constitute the finance commission every 5 years to recommend tax devolution, article 280। then receive CAG audit report and lay them before parliament for financial accountability, article 151। then authorize the expenditure of the budget doesn't pass before the financial year begins, 116। देन है रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, द प्रेजेंट जो है गेन्स एक्सटेंसिव फाइनेंशियल पावर। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को टू रिजर्व मनी बिल फॉर प्रेजेंशियल एसेंट के लिए, कि भाई मैं एसेंट दूंगा
तुम पास नहीं कर सकते। देन आई कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ सेंट्रल स्टेट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग जजेस। तो जो भी सरकारी हैं और जो जज है उनकी सैलरी कम करवा सकते हैं, सेंटर हो चाहे स्टेट हो। देन है जुडिशल पावर द प्रेजेंट। तो इसमें क्या है, पहला क्लेमेंसी पावर आर्टिकल 72। तो प्रेजेंट के पास में पावर है कि वो टू ग्रांट पार्डन एंड द फॉर्म्स ऑफ क्लेमेंसी इन स्पेसिफिक केसेस में। टाइप ऑफ क्लेमेंसी पावर, तो इसमें पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, कम्यूटेशन। तो पार्डन में क्या है कि कंप्लीट एब्सोल्यूशन फ्रॉम पनिशमेंट। देन है रिप्राइव में होगा कि टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। रेस्पाइट में होगा कि लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांस, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, इलनेस हो गया। देन है रिमिशन, तो रिडक्शन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर बिना चेंज किए, कि भाई 10 साल अगर कांटों पे सोना है तो 5 साल कांटों पे सोगा, ऐसे करके। यानी कम्यूटेशन, तो इसमें क्या है, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, जैसे डेथ टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। कम्यूटेशन मतलब कम हार्श हो जाएगा। देन एप्लीकेबल इन केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंस अंडर यूनियन लॉ। तो जितने भी यूनियन लॉ हैं उसमें अगर कोई उस पर सज़ा हुई है तो इन सब में ही लगेगा। कोर्ट मार्शल केस में लगेगा, डेथ सेंटेंस में लगेगा। इवन अंडर स्टेट लॉ, अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया उस पर डेथ सेंटेंस हो गया, उस पर भी ये पाँचों लगेंगे। एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट has exercised his power in notable mercy petitions such as केहर सिंह एंड याकूब मेनन केस। तो उसमें जो है ये पावर एक्सरसाइज करी है उसने। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डज प्रेसिडेंट हैव दीज पावर्स। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ मर्सी इन जस्टिस। तो आर्टिकल 72 जो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। वो भी पनिशमेंट है उसको, ये सब आ जाएंगे। PRRR, PRRR. This power exists to correct the judicial error, address exceptional humanitarian situation, and temper justice with mercy. तो भाई अगर कोई एरर है उसको करेक्ट कर देंगे, देन है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उसको एड्रेस करेंगे, देन है जस्टिस देंगे। देन है सेकेंड पॉइंट है सेफ गार्ड अगेंस्ट जुडिशल फैलिबिलिटी। तो जुडिशल प्रोसेस जो है दो रिगरस कैन स्टिल लीड टू अनजस्ट आउटकम। तो हो सकता है कभी गलत जजमेंट हो सकते हैं। द प्रेजेंट पावर एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व। तो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वॉल्व है फॉर एक्सेप्शनल केसेस, स्पेशली इन डेथ पेनल्टी ऑफ लाइफ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस में। तो ये सेफ्टी वॉल्व है एक्सेप्शनल केसेस में, डेथ हो गया फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। देन थर्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। तो पावर इज अ सिंबल of the sovereign grace derived from the constitutional tradition where the head of the state retains ultimate authority to correct legal outcome। कि वजह सोवरेन है ना, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, तो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई इसलिए प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है। तो जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी पावर ली है उसको रिफ्लेक्ट करता है ये जो पावर है वो, कि भाई यही अल्टीमेट अथॉरिटी है कोई भी अगर लीगल आउटकम है उसको करेक्ट करने के लिए। दैन फोर्थ है ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। ठीक है, ये अलाउ करता है एग्जीक्यूटिव टू कंसिडर रिहैबिलिटेशन, एज, इलनेस एंड डिप्लोमेटिक कंसर्न, एग्जाम्पल फॉरेन नेशनल पॉलिटिकल प्रेजेंस बियॉन्ड द नैरो लेंस ऑफ लॉ। तो भाई रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, एज का कंसिडर कर सकते हैं, इलनेस, डिप्लोमेटिक कंसर्न। मान लो कोई बीमार है उसको कम रिग्रेस सजा दे दो। डिप्लोमेटिक है तो देश से दूसरे देश से संबंध सुधारने के लिए थोड़ा मतलब नॉर्मल से सजा दे दो। देन फिफ्थ है चेक एंड बैलेंस। तो इट प्रोवाइड अ काउंटर बैलेंस टू द जुडिशरी, अलाउइंग द एग्जीक्यूटिव to interfere where the court may have no norm for discretion। तो ये क्या है कि एक काउंटर बैलेंस काम कर सकता है ये। तो ये क्या है कि
एक एग्जीक्यूटिव ये एक एग्जीक्यूटिव को अलाउ कर रहा है कि वो इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। देन इशू जो है एसोसिएटेड विद आर्टिकल 72 पावर, तो पहला है कि लैक ऑफ डिफाइंड गाइडलाइंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले एनी प्रोसीजर और क्राइटेरिया फॉर एक्सरसाइजिंग mercy power leading to concern of arbitrariness or inconsistency in decision। तो ऐसा कोई क्या बोलते हैं प्रोसीजर या फिर क्राइटेरिया नहीं कि भाई ये पावर कब कब यूज़ करोगे, ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तभी आप करोगे, कि वो इतने इसे ऊपर एज का होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए ज़मीन, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी कभी आर्बिट्रेजनेस आ जाती है कि मन मर्जी से एक केस में किया एक में नहीं करा, और इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है कि भाई एक में तो ये डिसीजन दे दिया, दूसरे में ऐसा कर दिया ज़्यादा। देन नेक्स्ट पॉइंट डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो इन मेनी डेथ रो केसेस mercy petitions remain pending for years, which itself has been deemed mental torture by court। ये क्या है, किस केस में बताइए? शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में। तो भाई मर्सी पिटिशन पड़ी रहती है, टंगी रहती है सालों सालों तक, फिर वो मेंटल टॉर्चर होता है वो। देन थर्ड है एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन वर्सेस जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें क्या है, वाइल कोर्ट हैव held that mercy power are subject to judicial review in cases of malified or procedural lapses। Example, Kehar Singh versus Union of India 1989। This creates tension between judiciary and executive। तो इसमें बोल रहे कि इस केस में बताया कि केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है कर सकते हैं, जो बोला प्रेसिडेंट की मर्सी पावर, उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो अगर मालाफाइड है या फिर प्रोसीजर लैप्सेस है, तो फिर क्या ये टेंशन क्रिएट कर देता है कि भाई अब कोर्ट के बीच में आ रहा है, पहले तो कोर्ट ने सुना दिया अपना। देन फोर्थ है पॉलिटिकल कंसिडरेशन। So there has been allegations of misuse and or selective use of pardon based on political expediencies and vote bank pressure rather than justice। तो भाई प्रेशर के अंदर आके जो है प्रेसिडेंट जो है मिसयूज या फिर सेलेक्टिव यूज़ करता है इसका वोट बैंक के लिए वजह से, ठीक है, जस्टिस है ना। तो रेमिशन ऑफ एग्जाम्पल है इसमें, रेमिशन ऑफ सेंटेंस इन कंट्रोवर्शियल केस लाइक बिल्किस बानो उसमें। देन है फिफ्थ पॉइंट है नो ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि डिसीजन ऑन मर्सी जो पिटिशन और ऑफन जो टेकन बिहाइंड क्लोज डोर्स विद नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द रीज़न लीडिंग टू लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। तो ये कुछ बताते नहीं है कि भाई छुपके से मतलब अपने में डिसीजन ले लेते हैं, और इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं होता कि कोई इनको रीजनिंग दे कि भाई क्यों ऐसा डिसीजन लिया है। देन है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। व्हाट इज दिस? तो जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पहला तो है क्लेमेंसी पावर, उसके बाद में सेकंड है जुडिशियल अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 114 से 2 एंड 217। तो इसमें क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम, जिसको स्टैब्लिश थ्रू एससी रूलिंग। तो जो अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस का और जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का यही करता है रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम के बेसिस पे। जो नाम देते हैं ना वो लोग उसी में से फिर उसको कर देता है कोलिजियम जो नाम देते हैं। ऑल्सो हैज़ द पावर टू ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस अंडर आर्टिकल 222 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस उसको रिकमेंड करेगा कि भाई इस जो है जज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो वो भी करता है। देन है थर्ड है सीकिंग सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, आर्टिकल 143 में दे रखा है ये। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है may refer any question to public importance or constitutional interpretation to the Supreme Court for its advisory opinion। कि भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि पब्लिकली इम्पोर्टेंस है या फिर सुप्रीम या फिर उसका जज मतलब इंटरप्रिटेशन करना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसका, तो फिर वो जो है रेफ़र कर देता है उसको सुप्रीम कोर्ट को। ये 143 में है। हाँ, द प्रेजेंट
हाँ ठीक है। द एससीज ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग बट कैरीज जो है परसुएसिव अथॉरिटी। उसको परसुएट कर सकता है थोड़ा हल्का बहुत, मतलब परसुएट मतलब बोल सकता है, पर क्या बोलते हैं, बाइंडिंग नहीं होता वो। देन उसके बाद में है एग्जाम्पल प्रेसिडेंट रेफरेंस वॉज मेड इन द बाबरी मस्जिद केस 1993 एंड द 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन केस 2012। बाबरी मस्जिद 2G में रेफर करा था। देन लिमिटेशन एंड चेक क्या है फोर्थ, तो क्लेमेंसी पावर आर नॉट सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू ऑन मेरिट बट कैन बी रिसीव्ड इफ are not subject to judicial review on merits but can be reviewed if exercise nullified, arbitrary or without application of mind। मतलब जुडिशियल रिव्यू लगता है क्लेमेंसी पावर पे कब लगता है, अगर वो नलिफाइड है, आर्बिट्री है, या फिर ऐसी मनमर्जी से कर दिया। तो एज पर कौन सा इप्रू पता नहीं इपुरू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 समथिंग 8 की क्या है ये पता नहीं। देन प्रेजेंट जो एक्सरसाइज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज क्लैरिफाइड इन के हर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। तो प्रेजेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे क्या बोलते हैं पावर एक्सरसाइज करते हैं। देन है इमरजेंसी पावर, तो प्रेसिडेंट जो एज्यूम अ सेंट्रल रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दे रखा है, कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ देयर इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन। अगर ये तीन है तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। देन प्रेजेंट रूल 356 में कैन टेक ओवर स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके हाथ में आ जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो जाती है उस केस में। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, तो कैन इम्पोज फिजिकल कंट्रोल ओवर स्टेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फिजिकल कंट्रोल लगा सकता है स्टेट के ऊपर। देन डिप्लोमेटिक पावर, तो इसमें क्या है कि कैन चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल अफेयर। तो प्रेसिडेंट जो है सेरेमोनियल हेड है स्टेट का एंड रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। देन है फंक्शंस एज ए सिंबल ऑफ इंडियन सोवरेनिटी इन एक्सटर्नल रिलेशन। ये सिंबल है इंडियन सोवरेनिटी का। देन है जब भी एक्सटर्नल रिलेशन होता है तो ये ही इसी का ठप्पा वप्पा लगता होगा। देन है अपना हाँ ट्रीटी एंड एग्रीमेंट पावर, तो ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड साइन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। साइन और क्या बोलते हैं साइन, नेगोशिएट और साइन इसी के नाम पे होता है। हाउ दीज बिकम जो बाइंडिंग ओनली आफ्टर रेटिफिकेशन बाय पार्लियामेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। तो नेगोशिएशन बातचीत और साइन इसके नाम पे होता है, पर रेटिफाई इम्प्लीमेंट तभी होती है उस कंट्री में जब वो रेटिफाई हो, बाइंडिंग तभी होती है जब वो रेटिफाई हो, तो वो पार्लियामेंट करता है वो उसको। देन है मिलिट्री पावर, तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स आर्टिकल 53 में दे रखा है। तो प्रेजेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, नेवी एंड एयर फोर्स। तो सेरेमोनियल हेड होता है इनका। ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन देयर नेम। तो जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इन्हीं के नाम पे कंडक्ट होते हैं। देन उसके बाद में है सेकेंड अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेंस चीफ। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है बेस्ड ऑन कैबिनेट रिकमेंडेशन। जो भी कैबिनेट रिकमेंड करती है ना कि भाई इसको चीफ बना दो, वो कर इसी को करता है। ऑल्सो अपॉइंट की कमांडर इन द आर्म सर्विस। तो कमांडर्स, अच्छा इनको ये करते हैं क्या कमांडर्स को, ठीक है, की कमांडर्स हर एक को नहीं। देन है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, तो ये डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर या फिर कंक्लूड कर सकते हैं पीस।
तो क्या है, ओनली विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ कोर्स। देन है पार्लियामेंट से अप्रूवल होने के बाद में देन डन फॉर्मल इन द न्यू प्रेजेंट, पर ये नाम प्रेजेंट के नाम में होते हैं, पर अप्रूवल जो प्रेजेंट पार्लियामेंट का चाहिए। देन इशू इन जो है पावर बेस्टो, इश्यूज इन द पावर्स बेस्टोड, तो इसमें क्या है, पहला है लैक ऑफ रियल पावर। तो प्रेजेंट इज ऑफन क्रिटिसाइज एज रबर स्टैम्प विद नो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बोलते हैं कि रबर स्टैम्प है, उसके पास में कोई रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। अंडर आर्टिकल 74(1) में क्या है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसके एड एंड एडवाइस पे काम करना है। इवन क्रिटिकल डिसीजंस लाइक ऑर्डिनेंस, बिल, एसेंट एंड इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस आर एग्जीक्यूटिव ड्रिवन। ये जो क्रिटिकल डिसीजन है ये भी एग्जीक्यूटिव जो बताएंगे वही करेंगे। ऑर्डिनेंस हो गया, बिल पे हाँ या ना बोलना, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हो गया। देन है डिस्क्रिशन इज मिनिमल एंड अनक्लियर, तो मीन लिमिटेड ओकेजन्स में प्रेजेंट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, बहुत ही कम ओकेजन्स हैं। तो इसमें क्या, जैसे हंग पार्लियामेंट हो गया या फिर डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट, उस टाइम पे ही बस। देन हाउ इवन दीज डिस्क्रिशनरी पावर आर पॉलिटिकली सेंसिटिव एंड इल डिफाइंड लीडिंग टू एम्बिग्यूटी एंड क्रिटिसिज्म। तो ये भी पॉलिटिकली सेंसिटिव है, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर जो है पॉलिटिकली सेंसिटिव है और ये इल डिफाइंड है। ठीक है, इनडायरेक्ट जो इलेक्शन अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, तो इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज करता है, मेकिंग इट पोस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक मैंडेट। The value of the vote and weightage is skewed by outdated population figure, and that is 1971 census raising fairness concern। तो जो वेटेज दिया जाता है वो भी 71 वाले सेंसस से लेते हैं, तो आउटडेटेड पॉपुलेशन है, ये बहुत पुरानी डेट का है, तो क्या है पंगे हो जाते हैं। देन है फोर्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ रूलिंग पार्टी इन अपॉइंटमेंट, तो द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल election is heavily influenced by the ruling party's arithmetic, raising doubt about impartiality। तो क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है उसके नंबर ज़्यादा है तो वो उन्हीं को बनाता है जो कि उनके फेवर में काम करेगा। ठीक है, तो इम्पार्शल तो वो हो नहीं सकते। दिस कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट का परसीव इंडिपेंडेंस स्पेशली इन मैटर इन्वॉल्विंग सेंटर स्टेट टेंशन। तो प्रेसिडेंट की इंडिपेंडेंस नहीं रहती है, सेंटर स्टेट टेंशन में क्या है कि वो सेंटर का ही बोलेगा साइड। देन है ओपेक रोल इन इमरजेंसी प्रोविजन, तो पास्ट मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेजेंट रूल वेयर द प्रेजेंट जो है मैकेनिकली अप्रूव डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देन है पास्ट मिस यूज, तो इसने इमरजेंसी जो प्रेजेंट रूल लगा दिया ना वो मैकेनिकली अप्रूव कर दिया, कोई रीजनिंग नहीं होगी। इवन दो SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इम्पोज जुडिशियल चेक, द प्रेजेंट स्टिल साइन ऑफ ऑन कंटेंशियस सेंट्रल डिसीजन। तो इस केस में जो है जुडिशियल चेक लगाया है बट स्टिल प्रेजेंट ने जो है वो लगा दिया होगा प्रेजेंट रूल। देने क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, तो पहला है ऑर्डिनेंस इशुएंस विदाउट अर्जेंसी, तो भाई वो ऑर्डिनेंस लगा देता है बिना अर्जेंसी। देन है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऑर्डिनेंस इशुएंस विदाउट अर्जेंसी, तो ऑफिस हैज साइंड ऑफ एन ऑर्डिनेंस issued frequently by government without parliamentary debate। तो बिना डिबेट के ही जो है ऑर्डिनेंस जो है साइन कर दिया। critics argue that the ordinance route is being misused to bypass legislative scrutiny, example farm law in 2020। तो बेसिकली बोलते हैं कि मिसयूज़ करते हैं कि भाई लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी जो है वो होती है, कोई भी कुछ आएगा, मान लो कोई लॉ आएगा
तो लेजिस्लेचर उस पर डिबेट करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, तो बोला वो जो है उसको बाईपास कर देता है ऑर्डिनेंस। देन बी ए डिले और विदाउट और डिले और विद होल्डिंग ऑफ एसेंट। तो दो द प्रेजेंट कैन रिटर्न अ बिल वंस एक्सेप्ट मनीबल कंसर्न जो हैव बीन रेज्ड अबाउट अनड्यू डिले। तो भाई डिले करता रहता है हाँ बोलने में या ना बोलने में, जो भी है, ठीक है। देन है एलिगेशन ऑफ bias in federal dispute. So during center-state tension, especially with opposition rules, state the president's role in approving contentious law or central ordinance, example on daily service control, has been questioned. जब सेंट्रल स्टेट की टेंशन चलती है, तो स्पेशली जब जिस स्टेट में ओपोजिशन है, तो उस केस में क्या है, प्रेसिडेंट जो है कोई ऐसे कंटेंशियस मतलब लॉ को अप्रूव कर देता है जिससे कि दूसरे स्टेट पे जो है उसका गलत असर पड़े। ने critics claim that the office has not acted as a neutral constitutional guardian but followed political executive lines। तो बोला कि न्यूट्रल नहीं है ये, पर ये पॉलिटिकल लाइन फॉलो करता है। देन है डी यूज़ ऑफ वीटो पावर। तो दो रेयरली यूज्ड द पॉकेट वीटो दैट इज withholding assent without time limit, it means constitutionally permissible and was famously used by President Zail Singh in 1986 on the postal bill। तो पॉकेट वीटो वैसे रियली यूज़ होता है, बट जो इसमें टाइम लिमिट नहीं होती हाँ या ना बोलने की, तो ये जेल सिंह ने जो यूज़ करा था उसको। तो रिसेंट ईयर में जो नो सच assertive यूज़ हैज़ अकर्ड, promoting call for a more engaged and assertive presidency। तो अभी क्या है कि पहले क्या वो सोचता था कि हाँ भाई करना है, क्या करना है सोच लूँ मैं, अब क्या वो असर्टिव है और वो सोचता नहीं है, बस कर देता है। देन ई इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन powers। तो वेल no new national emergency has been declared post 1975। President's role in approving the state emergency, that is Article 356, remains vulnerable to executive misuse। मतलब नेशनल इमरजेंसी तो हुई नहीं, पर जो प्रेसिडेंट रोल है उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। देन ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल कंसर्न। तो बेसिकली क्या है इसमें है, ये ब्रैकेट में है, तो इसमें सेरेमोनियल वर्सेस मॉरल अथॉरिटी। तो इसमें है कि देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द सिंबॉलिक स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट एंड लैक ऑफ एक्चुअल मॉरल इंटरवेंशन ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो भाई वैसे तो इसको बहुत ही सिंबॉलिक स्टेटस दे रखा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के टाइम पे ये कुछ बोलता ही नहीं है, कोई मॉरल इंटरवेंशन करता ही नहीं है। देन है विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो प्रेजेंट इज रेयरली इन पब्लिक व्यू और एक्टिव डिस्कोर्स, लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट रेलेवेंस बियॉन्ड प्रोटोकॉल। तो पब्लिकली इतना आता नहीं है, एक्टिवली इतनी बातचीत नहीं करता है, जैसे पीएम भाषण देते रहते हैं, तो वही क्वेश्चन रेज करता है भाई रेलिवेंट है कि नहीं है, प्रोटोकॉल के बियॉन्ड की, बस प्रोटोकॉल में काम करेगा। देन है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एडवाइजरी रोल। तो प्रेसिडेंट कैन जो है वार्न और एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट दिस रिमेन्स लार्जली अनयूज। तो प्रेसिडेंट जो है वार्न कर सकता है, फिर एडवाइस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पर ऐसा करता नहीं है कभी। देन है शुड इंडिया अडॉप्ट अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसमें आर्गुमेंट फेवर और अगेंस्ट में। तो फेवर में क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंट्री की जगह प्रेसिडेंशियल ले आते, तो इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव डज नॉट डिपेंड ऑन लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव है उनको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि भाई लेजिस्लेचर जो है हमको नो कॉन्फ्रेंस से हटा देंगे या कुछ ऐसा। अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट कोलैप्स, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव क्या बोलते हैं
हटा देंगे तो वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल, द प्रेजेंट सिस्टम लाइक द यूएस ऑफर फिक्स टेन्योर एंड अवॉइड द इंस्टेबिलिटी ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। तो टेन्योर फिक्स रहता है तो इसमें कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो कुछ इतना कुछ कर नहीं सकती कि भाई एक पार्टी ने समर्थन हटा दिया तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ओपोजिशन को ज्वाइन कर लिया तो उसका मेजॉरिटी आ गया, फिर उसको ऐसे नहीं होता इसमें। सेपरेशन ऑफ पावर, उनका टेन्योर फिक्स रहता है। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो बेसिकली क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एनहांस अकाउंटेबिलिटी, तो वहाँ पे क्या है, क्लियर होता है डिस्टिंक्शन। देन है रिड्यूस द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, reduce the executive control over the legislature, which is often seen in India's parliamentary system. और separation of power है। तो इंडिया में क्या होता है कि ना एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर को बहुत कंट्रोल करते हैं, जिसकी प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सब हो गया, पार्लियामेंट को बहुत कंट्रोल करते, तो ऐसा नहीं होगा फिर, है ना। देन एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग, तो और डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो कैन एक्ट डिसाइसिवली विदाउट बीइंग जो है कंस्ट्रेन्ड बाय पार्टी पॉलिटिक्स और लेजिस्लेटिव ग्रिडलॉक, यूजफुल ड्यूरिंग जो नेशनल इमरजेंसी और व्हेन फास्ट यूनिफाइड एक्शन इज नीडेड। वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा ना, ये तो इनडायरेक्टली होता है इंडिया में। अगर डायरेक्टली इलेक्टेड होगा तो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगा, फिर लेजिस्लेटिव ग्रिडलॉक में नहीं पड़ेगा, तो नेशनल इमरजेंसी या फिर फास्ट यूनिफाइड एक्शन जब चाहिए होता है तो उस टाइम पे वो काम अच्छे से करेगा, वो मतलब उनकी एड एंड एडवाइस के लिए नहीं बैठा रहेगा। देन एंड ऑफ लेजिस्लेटिव पैरालिसिस, तो इसमें क्या है, रिड्यूस डिसरप्शन, वॉकआउट, लोकजम एज एग्जीक्यूटिव नॉट डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग फॉर सर्वाइवल। तो क्या है कि इंडिया में लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर्स पे डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डिसरप्शन बहुत ज़्यादा, वॉकआउट, लोकजम, ये सब ज़्यादा काम नहीं हो पाता, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। देन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, तो कि हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम ही चलाना चाहिए, ये सब चल रहा है उसको चलने दो। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। तो इसमें क्या, इंडियाज डाइवर्सिटी इन कोलिशन पॉलिटिक्स रिक्वायर कंसेंशुअल गवर्नेंस नॉट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो इंडिया में क्या डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कोलिशन पार्टीशन, तो इसमें क्या है पॉलिटिक्स है तो कंसेंसस बेस पे गवर्नेंस होना चाहिए, ना कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी की एक को पावर दे दी खत्म। और प्रेजेंशियल सिस्टम में इनकरेज जो है अथॉरिटेरियनिज्म इन अ हाईली सेंट्रलाइज एग्जीक्यूटिव। तो उसमें क्या होगा कि बस पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास में सारी पावर है, तो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज एग्जीक्यूटिव हो जाएगा ये। देन है वीकन फेडरलिज्म, नेक्स्ट पॉइंट है। तो स्ट्रॉन्ग नेशनल एग्जीक्यूटिव में फर्दर मार्जिनलाइज स्टेट ऑलरेडी कंप्लेनिंग ऑफ सेंट्रल ओवररीच। तो अगर सेंट्रल एकदम ही स्ट्रॉन्ग हो गया ना कि एक ही जो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो स्टेट है वो फर्दर जो है मार्जिनलाइज हो जाएंगे वो। एग्जाम्पल, रीजनल पार्टी फेस जो डायल्यूशन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी इन अ सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क, कि भाई जो रीजनल पार्टी है ना बोलते कि भाई हमको जो ऑटोनॉमी कम हो जाएगी हमारी, क्योंकि सेंटर ही सब सारी पावर ले लेगा। देन क्या है, थ्रेट टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेट टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हाँ, तो क्या है, गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ही है, तो ये केशवानंद भारती इसमें पहल करा था। देन रिस्क ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट, तो अ डायरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन अ पॉपुलस कंट्री में कंसंट्रेट पावर एक्सेसिवली एंड एनकरेज पॉपुलिज्म ओवर इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली इलेक्टेड है तो क्या होगा करने कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मान लो कि मुकेश अंबानी है ना, वो बहुत पॉपुलर है तो उसको कर देंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस नहीं होगा, पॉपुलिज्म के जो जिसको लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं इरिस्पेक्टिव वो कैसा आदमी है, तो उसको प्रेसिडेंट बना देंगे, ठीक है। दस इंडिया शुड नॉट शिफ्ट
to a presidential system, as it may weaken the principle of collective responsibility and federal balance vital to its plural democracy. बोले कि नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं जाना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं जाती, फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल बैलेंस जो है खराब हो जाएगा. Then a parliamentary framework ensures accountability and accommodates India's social and regional diversity more effectively. ठीक है. Then a conclusion में the president of India जो though a ceremonial head embodies the constitutional conscience of the republic, where dignity of the office ensures that the spirit of democracy prevails over the mechanics of power. तो इसको रट लेना. देन है गवर्नर. नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव है गवर्नर. गवर्नर तो जो ऑफिस है गवर्नर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल है ये, इतनी छोटा सा ही है. ठीक है, गवर्नर देखते हैं. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन कैबिनेट सिस्टम. अच्छा, तो इसको हम दूसरे में करते हैं. राधे राधे.